हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, चलते हैं पहले पढ़ेंगे क्या थोड़ा समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पहले चर्चा कर रखे हैं, पूरा इसका ऑपरेशन कर दिए थे कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं। तो हमने बताया था आपको कि प्रकृति द्वारा प्राप्त जो संसाधन है ना, जैसे हवा है, मिट्टी है, जल है, इन सारे चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में लेते हैं, तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। और लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि हमारी आबादी बढ़ने लगी, तो इसमें कुछ गड़बड़ी आने लगी। इसको कहते हैं हम लोग प्रदूषण, और इसके नियंत्रण करने के उपाय भी देखे थे। इसके हमने 4 वीडियो प्रकाशित किया था। अगर आप वीडियो देखे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो देखिए, तब मजा आएगा आपको समझने और बुझने में कि भाई चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, क्या समझना था हमें। पंखा बंद करो। तो चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग इसके अति लघुतरीय क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा शायरी आपके लिए लाए हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। खूबियां इतना तो नहीं है कि किसी का दिल जीत सके। देखिए, मुझ में इतनी खूबियां नहीं हैं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान नहीं होगा उसके लिए। हो गया नहीं समझ में आता है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अति लघुतरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं अति लघुतरीय क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। मिट्टी के अवयव कौन कौन से हैं? भाई मिट्टी के बारे में हमको पढ़ना है कि मिट्टी के कौन कौन से अवयव हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि मिट्टी में क्या क्या रहता है भाई मेरे। तो मिट्टी में रहता है, जल रहते हैं, हवा रहती है, कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मिट्टी के अवयव कौन कौन से हो गए मेरे भाई? चलिए, कार्बनिक, अकार्बनिक और कुछ खनिज भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुआ जी मिट्टी के अवयव यानी मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है, क्या बताएंगे आप? जल रहती है, हवा रहती है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है और कुछ खनिज हैं। किसी को डाउट रह गया क्या? चलो आगे चलते हैं। आगे, मिट्टी में जल कैसे रिश्ता है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर मिट्टी में जल रिश्ता कैसे है। गौर करिए, बारिश होती है, धरातल पर जल जमी हो जाती है, ठीक है, जम गया, अच्छी बात है। कुछ जल ना वाष्प बन करके धीरे धीरे वायुमंडल में चली जाती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन कुछ ना क्या होता है, धीरे धीरे ना कहाँ चली जाती है? मिट्टी के नीचे चली जाती है, धरातल में चली जाती है। तो आखिर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको सोचना है। देखिए, तो पढ़ रहे थे कि देखिए मिट्टी के कण है ये वाली, और इस कणों के बीच में देख रहे हैं ना खाली खाली जगह है, ये कण है, इसके बीच में खाली जगह है। तो इन खाली जगहों में ना एक क्रिया होती है, उसका नाम होता है प्रासरण की क्रिया। और प्रासरण की क्रिया द्वारा उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाती है। कहेगा सर उच्च सांद्रता का मतलब? अरे जिधर ज्यादा है वो उच्च हो गया, जिधर कम है वो निम्न। तो मान लीजिए ऊपर में मिट्टी पर पानी अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हो गया उच्च सांद्रता, और नीचे पानी कम है तो हो गया निम्न। तो ऊपर से नीचे जाते रहेगी अपना, कोई दिक्कत? चलिए, तो कैसे चलता है समझ रहे ना। कोई पूछे कि भाई मिट्टी में जल कैसे रिश्ता है, तो लिखेंगे मिट्टी के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, और इन रिक्त स्थानों में प्रासरण की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण जल धीरे धीरे रिस करके नीचे चला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेरे भाई क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है? तो हाँ, प्राकृतिक है, क्योंकि हवा को तो हमने बनाया ही नहीं, ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति हमें देती है। क्या? तो अगर हमसे कोई पूछ दे क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है, तो बोलेंगे हाँ। अच्छा, कोई पूछ दे जल प्राकृतिक संसाधन है, तो बिल्कुल। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन, ये मकान नहीं नहीं नहीं,
ये मानव निर्मित संसाधन है, इसको हमने बनाया है। भले प्रकृति से सब कुछ मिला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है अपने हाथों से, नहीं किया है। तो इसीलिए क्या है, ये मानव निर्मित। फूल फुलिया जो है वो क्या है, मानव निर्मित है। चलिए, तो अब ये सब तो हम लोग क्लियर कर लिए थे। चलिए, तो समझ गए ना, क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है? तो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होती है? तो याद रखेंगे, हरित गृह प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। किसके कारण होती है? अच्छा, हरित गृह प्रभाव किसको कहते हैं, समझ में आई बात? नहीं समझे? ऐसे इसका चर्चा हम लोग चैप्टर में भी किए थे। अगर वो भी नहीं है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है हरित गृह प्रभाव के बारे में। नहीं, जैसे देखिए, एक व्यक्ति ना हमारे गांव के इंग्लैंड में रहते थे। जब वो इंग्लैंड से आए ना, लंदन से, तो हम उनसे पूछे, क्या हो दादाजी कि वहाँ का तनी बताइए। तो कहे बड़ी बड़ा खराब जगह है वो, 420 रुपये किलो परोड़ है। हाँ, आए 630 बोले थे। अच्छा, चलिए जो भी है, लेकिन महंगा परवल है भाई। तब बताइए, इतना महंगा परवल कैसे? हमने पूछा, तो कहा देखो बुआ ना, वहाँ पर ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, शीशा का घर बना के। हमने शीशा का घर बना के, हाँ हाँ, वहाँ ठंड ज्यादा रहती है, तो उस शीशा का ऐसा मकान बनाया जाता है, कमरा, जिसमें सूरज की रोशनी आती तो है लेकिन लौटती नहीं है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, जिसके कारण उसमें गर्मी बनी रहती है। नहीं तो इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अंदर में पेड़ पौधा रहता है, बाहर से देखिएगा तो शीशा का घर हरियर हरियर लगेगा, इसलिए उसका नाम हो गया हरित गिरी। अगर लाल लाल पौधा हो जाएगा तो हो जाएगा लाल गिरी। नहीं, लाल गिरी नहीं, गृह गृह गृह। चलिए, तो हरित गिरी समझ गया ना किसके कारण होती है भाई मेरे? किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, जल में प्रदूषण की परिभाषा। अरे देवी, जल के प्रदूषण, तो जल तो शुद्ध होता है, उसमें सब अलग अलग मात्रा रहती है, लेकिन उसमें बेकार अवांछनीय पदार्थ अगर मिल जाती है तो उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, अशुद्धियां आ जाती है, गलतियां आ जाती है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? जल प्रदूषण। अच्छा, जल किसका बना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के दो भाग, ऑक्सीजन के एक भाग, उसमें और विशेष कुछ नहीं रहता है। क्या? साफ सुथरा एकदम जलहीन पारदर्शी, उसके बाद रंगहीन गंधहीन स्वादहीन। जल में कोई रंग होता है क्या? कोई गंध होता है? कोई स्वाद होता है? नहीं होता है। लेकिन अब उसमें कोई चीज मिल गया है तो उसमें कोई रंग आ जाएगी, कोई गंध आ जाएगी, समझ जाइए प्रदूषण है ये। का? तब प्रदूषण समझ गया ना, जल में। जल में जब कोई बेकार अवांछनीय या कोई हानिकारक पदार्थ मिल गई हो तो जल के अवयवों में क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग जल प्रदूषण। एनी डाउट्स? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये भाई 5 जल प्रदूषक के नाम बतावा ना, माने जल को कौन कौन गंदा करता है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अरे अपने यहाँ तो नदियां नहीं है तो ना दिक्कत है, जो गंगा के नदी के किनारे हैं या बड़ी बड़ी नदियां के किनारे हैं, तो वो लोग मवेशी को क्या करते हैं, जैसे मर गया गाड़ी पर रख करके, जैसे अपने यहाँ भी देखा होगा आप, ट्रैक्टर से पहले तो मोची लोग जो है उसको पैर में रस्सी बांध देता था, बांस में लगा के उसको उठा के ले जाता था, घिसियाते घुसियाते 10-12 को मिल के, है ना, क्योंकि मवेशी वजनदार होती है। अब तो आ गया है डिजिटल दुनिया, नहीं, ट्रैक्टर पर उसको लोड कर लेता है, उठेले उठेले गुरगुरे ले जाता है, कहूँ उल्टा देता है। जहाँ नदियाँ है ना, वहाँ नदी के किनारे ले जाता है, चमड़ा उसका निकाल लेता है, और बाकी उसको लाठी से नदी में उल्टा देता है। तो जीव जंतु उसमें सरा है, गल रहा है ना, तो वो प्रदूषित हुआ कि नहीं हुआ? एक गिलास पानी में एगो सूरा अगर मिल जाए, एक चींटी अगर डूबा हुआ रह जाए, हम लोग पीते हैं, लेकिन नदी में उतना बड़ा मवेशी खाल के आप छोड़ दिए हैं, तो प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जल प्रदूषण समझ गए, तो किसके कारण? जीव जंतु के कारण। दूसरा है, जो हमारे घर के जो नाला वाला जल है, नहीं, तो उसको कहाँ हम लोग भेज फेंक देते हैं, बस नहीं है क्या? अब अपने यहाँ का देखिए, सारा घर का नाला लोग क्या कर दिया है, सड़क वाला में मिला दिया है, और सड़क वाला नाला सब धीरे 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 कहाँ गिर गया है, नदी में गिर गया है। तो उन नदी वाला जल जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित। अब जहां पर नाला गिर रहा है, गौर करके देखना, उसके आसपास में तुम नहाना पसंद करोगे? भले उसके 2-4 किलोमीटर आगे जाके नहा लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन जहां पर गिरता है वहां पर कितना गंदा रहता है, कोई पसंद कर देगा? नहीं, बाप रे कितना गंदा है। तो कहने का अर्थ है जल प्रदूषण हो रहा है ना भाई। चलिए आगे, औद्योगिक अपशिष्ट जो है, उद्योग से जो निकलता है कचरा, उसको बहा देते हैं। इसके अलावे अम्ल वर्षा है ना, उससे वर्षा होती है, उससे भी हो रहा है। या हम लोग उर्वरक डीएपी खेत में छिड़ते हैं, वर्षा के द्वारा बह करके चला जाता है, इससे भी प्रदूषित हो रहा है। तो अम्ल वर्षा, उर्वरक अपशिष्ट, नहीं, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब क्या है, जल प्रदूषक हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं।
किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से तो अच्छा रहेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, वायुमंडल के उस प्रक्षेत्र का नाम लिखे जहां ओजोन पाया जाता है। अब बताइए ओजोन कहां पाया जाता है? तो ओजोन हम लोगों को पाया जाता है वायुमंडल के तीसरे प्रक्षेत्र यानी ओजोन मंडल में। उसको क्या नाम है? ओजोन। हम लोग पढ़े थे पृथ्वी पर सबसे निकट में है कौन? तब कौन है? समताप। तब कौन है? ओजोन। तो तीसरा मंडल है। तो आपसे पूछा जा रहा है ओजोन कहाँ? तो पृथ्वी के तीसरे मंडल ओजोन मंडल में पाई जाती। आगे अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल। अच्छे कल हम लोग पढ़े थे सल्फर यहाँ छोड़े, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, जब वो जल से अभिक्रिया किया तो बना लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। यही वर्षा द्वारा H2SO4 वर्षा द्वारा नीचे आती है तो इसको कहते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में क्या रहता है? यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन रहता है? कोई पूछे अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल? अच्छा हमारा पेट में कौन सा अम्ल? सब लोगों के पेट में अम्ल है, कौन सा अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? हाँ लैक्टिक अम्ल। लैक्ट्रिक लैक्ट्रिक नहीं बोलेंगे, लैक्टिक। ठीक है। अच्छा इसी तरह से सेब में रहता है, आम में रहता है, लाल चींटी में नहीं, बहुत सारी में है, तो वो सब हम लोग आगे क्लास 10th में देखेंगे, फिलहाल समझते हैं। तब वर्षा में कौन सा अम्ल भाई मेरे? अच्छा प्लास्टिक के कारण प्रदूषण हो रहा है, नहीं बताए थे? जैसे देखिए आपके घर में प्लास्टिक का बर्तन, वो क्या कहते हैं, पॉलिथीन यूज होता है। आपकी मम्मी क्या करती है, उसको जो है सामान थैला को लेकर के रख देती है, गुआ पर फेंक देती है, प्रदूषण हो रहा है ना। तो उससे रोकना है तो क्या करोगे? नहीं नहीं, उसको क्या करेंगे, उसके जगह पर यानी प्लास्टिक के जगह पर हम लोग कागज के थैले, जिसको ठोंगा लिफाफा कहते हैं, कपास के थैले जिसको आप कपड़ा वाला झोला कह सकते हैं आप, नहीं तो इस तरह से अगर उपयोग करेंगे तो हमारी प्लास्टिक का प्रदूषण कम हो सकती। यानी प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है तो प्लास्टिक के जगह पर किसका उपयोग? कागज का उपयोग, कपास का उपयोग, जूट का उपयोग, नहीं जो आसानी से गल जाए ऐसे चीजों का उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक वाला प्रदूषण नहीं होगी। चलिए चलते हैं। चलिए तो मेरे शेर शेरनियों, हम लोग पढ़ रहे थे बंदर बंदरनियों ने कहा, हमने शेर कहा है यानी जंगल का राजा कहा है। अच्छा हाँ बादशाह। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे भूमि प्रदूषण की परिभाषा। चलो भाई मेरे, अच्छा भूमि प्रदूषण का क्या मतलब? देखो क्या होता है ना, मिट्टी हमारे कितना बढ़िया है, अच्छा है, क्या है कि नहीं? अब क्या हुआ कि उसमें हम लोग ज्यादा उर्वरक DAP यूरिया इत्यादि डाल दिए, कीटनाशक दवाई छीड़ दिए, तो क्या हो रहा है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना तो कम होती जा रही है। हाँ देखिएगा बहुत सारा खेत ऐसा रहेगा कि बीज बो दिया, किनारे किनारे फसल उगा, बीच में जो है एकदम जो है फसल उगिए नहीं रहा है। जैसे सर जी के जब हाँ बंजर हो गया, नहीं बंजर हो गया, उस उनमें पनकी नहीं दे रहा। चलिए उसमें पनकी नहीं दे रहा है। खेत में भी वही कहानी, खेत में भी वही कहानी, किनारे किनारे जो है पूरा फसल उगेगा, अब बीच में कुछ दूर जो है उगबे नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो खेत जो है प्रदूषित हो चुका है। नहीं यानी सुनिए ना, यानी कहने का अर्थ है कि खेत की जो गुणवत्ता थी उसमें क्या हो गई है, कमी आ गई है। कमी आ गई या तो उसकी अम्लीयता बढ़ गई या कम हो गई, इसी को कहते हैं हम लोग मृदा प्रदूषण। हाँ मृदा यानी भूमि। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे भूमि प्रदूषण क्या है तो बता देंगे, कहेंगे कि मिट्टी में हम लोग उर्वरक DAP इत्यादि डालते हैं जिसके कारण उसकी अम्लीयता या भास्मीयता क्या होने लगी है, कम गई है या बढ़ गई है, जिसके कारण उसकी उत्पादन क्षमता क्या होने लगी है, कमने लगी है। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। किसी को दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा दो उर्वरक के नाम, दो उर्वरक समझते हैं ना, जैसे आप लोग गेहूं की खेती करते हैं और कौन कौन सी की खेती करते हैं ना, जो किसान भाई होगा, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो सब तो किसाने हैं, लगभग कुछ लोग काने हैं, तो उन लोग को देखिएगा कि अपने खेतों में ना फसल में डालने के लिए कुछ खरीद कर दुकान से लाते हैं, बोरा में भर भर के ना। तब हमने पूछा कि ए दादाजी ये उजला वाला कौन चीज है एकदम चीनी के दाना जैसा? तब बोले कि यूरिया है, यूरिया।
है ना। तो एगो उर्वरक हुआ यूरिया, तो जान गए। एगो पूरा लाल लाल था, पीला पीला हल्का हल्का, तो हम पूछे ई कौन चीज है, तो कहा डीएपी है। ई क्या है भाई, डीएपी। तो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, और रहता है पोटास रहता है, नहीं रहता है, जिंक रहती है, नहीं। तो कह रहा है उर्वरक के नाम बोलिए, तो कौन कौन, यूरिया और डीएपी, दुइयों के नाम में पूछता है, तो क्या बोल देंगे हम लोग। अच्छा मेरे भाई, मिट्टी का अपरदन रोकने का उपाय देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि किशन भाई का क्या हुआ था कि खेत जुताई हो गई, आप पूरा फसल बो दिया, उ क्या हुआ, वर्षा आया कि सब मिट्टी ऊपर से दह के बह के उ गड्ढा में चल गया। मकई का जो बुआई थी, मकईयों सब बह के चल गया, क्या है कि नहीं। तो इसको कहते थे हम लोग मृदा अपरदन, नहीं। तो अभी बह के चला गया, तो कैसे रोका जाए भाई मेरे। तो रोकने का उपाय तो एक गो है, क्या है कि उस खेत में ना हमेशा फसल लगाए रखिए, फसल लगल रहेगा। क्योंकि जो पेड़ होती है ना, उनकी जड़ें मिट्टी को ना जकड़ के रखती है, तो मृदा अपरदन नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण समझिए, एगो ढालुआ ऐसे टीना आधा को काट के लगा लीजिए, इसमें लगा दीजिए, मिट्टी भर के रख दीजिए। एगो टीना आधा काट के ऐसे रख दीजिए, इसमें मिट्टी भर के, लेकिन इसमें घास लगा दीजिए। घास लगा दिए, ऊपर से स्प्रे वाला मशीन से इसे पर पानी का फुहारा डालिए, गिराइए। तो देखिएगा इस पहली वाली में जो है, इसमें डालिएगा तो इसमें पूरा मिट्टी के साथ पानी बह के नीचे गिरेगा, पूरा मिट्टी धीरे धीरे बह के नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें दीजिएगा तब पानी गिरेगा, लेकिन नीचे बहेगी तो केवल पानी बहेगी, मिट्टी नहीं बहेगी। क्यों, क्योंकि घास ना उस मिट्टी क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। समझ में आई बातें। चलिए, तो ये समझ गए, आगे चलते हैं। तो मृदा अपरदन से बचने के लिए पहला क्या है, खेत में हमेशा पेड़ पौधे घास लगा के रखेंगे। दूसरा है, अगर ज्यादा ढालुआ वाली भूमि हो तो ज्यादा कटाव होगी, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको चौरस कर देंगे, जिधर ज्यादा रहेगा उधर के काट के इधर वाला में रख देंगे, तो एक रंग का हो जाएगा ना, अपरदन कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बीओडी क्या है, तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी क्या है ना कि ऑक्सीजन की मात्रा जो कमती जा रही है, इसी को कहते हैं, पूरा करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम लोग बीओडी। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, जीव जंतु बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, प्रदूषण प्रदूषण हम बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधा कमा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, लेवल है, वो थोड़ा सा कमते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन कमेगी, तो इसी को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग वीओडी, शॉर्ट में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे है, हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे कोयला हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, जब ये जलती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से जलने से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब कह रहा आपसे कि सीएनजी क्या है। सीएनजी, दिल्ली में, दिल्ली गए हैं कोई लोग, नहीं, मोबाइल पर भी देखे होंगे कम से कम। दिल्ली में बहुत सारी जो गाड़ियां चलती है, नीचे से काला काला, ऊपर से पीला पीला, देखे हैं, यानी उसको कहते हैं हम लोग सीएनजी गाड़ी। अपने यहाँ भी आ गई है सीएनजी गाड़ी, टेम्पू ना, हरा टेम्पू, हरा हरा वाला, नहीं, तो इसको सीएनजी कहते हैं। भाई सीएनजी क्या है, तो एगो ईंधन है रे बुआ, ईंधन। जैसे आप ना पहले होता था डीजल पेट्रोल, तो ओकरे जगह पर आप गैस से चलता है गाड़ी, गैस भर दिया तो उससे अपना गाड़ी चल रहा है ना। तो सीएनजी है वो। तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड यानी संघनित प्राकृतिक गैस, संघनित प्राकृतिक गैस। तो कोई पूछे सीएनजी क्या है, तो लिखेंगे सीएनजी एक प्रकार का ईंधन है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संघनित प्राकृतिक गैस, या वाहन चलाने में प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, ऐसे करके सुन के जैसे हम बताते हैं वैसे लिख के लाइएगा, इसमें से मत लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, ठीक है, हम चेक करेंगे। आगे है, सीसा एक पेट्रोल, सीसा में कौन सा यौगिक, हम लोग पढ़े थे कल, गाड़ी के माइलेज बढ़ाने के लिए पेट्रोल में ना एगो प्रकार का यौगिक मिला दिया जाता है, उससे गाड़ी की माइलेज तो बढ़ जाती है, लेकिन इससे हानिकारक होता है। वो पेट्रोल का जब धुआं निकलता है तो उसमें सीसा के कण रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाती है, कई तरह की बीमारियां लाती है, नहीं लाती है। तो ये कौन सा उसमें यौगिक मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड, उसका क्या नाम है, टेट्रा एथिल लेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल में कौन सा यौगिक, कोई दिक्कत,
चलिए बजे आगे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन किस विधि, रे बुआ रे 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 सुनना, अपना वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां से आता है? सर पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है ना? नहीं करता है, तो वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता है ऑक्सीजन। तो कहां से आता है ऑक्सीजन? पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई पूछेगा आपसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां से आता है, तो क्या बताएंगे? पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, मिट्टी के अपरदन मुख्य रूप से किस, अच्छा मिट्टी जो बह के जाता है कहीं, वो केकरा द्वारा होता है? होता है तो दूगो द्वारा, एगो होता है मिट्टी की वर्षा या नदी के जल द्वारा, एगो होता है हवा द्वारा। लेकिन हवा द्वारा अपने यहाँ होता है? बिल्कुल ही नहीं, तनी मनी कहियो काल, क्या धूला तन का। लेकिन वर्षा द्वारा तो हो ही करता है सबसे ज्यादा। अच्छा, तो अपरदन सबसे ज्यादा किसके द्वारा? चलिए अब थोड़ा सा और बच गया, फटाफट देख लेते हैं। वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत करने की क्रिया क्या कहती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाती है? ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे, अमोनिया का नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तन, देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया उसको नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में बदलते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? आपसे पूछ रहा है कि क्रिया क्या कहलाती है, तो नाइट्रीकरण। आगे चलते हैं, वो आ गया होगा, गलती से लिखा गया होगा, थोड़ा सा आज तबीयत मेरा खराब है बहुत ना, थोड़ा नहीं पता, हम पढ़ा रहे हैं वही बहुत मुश्किल है। नाइट्राइट के लवण का नाइट्रोजन गैस में परिणत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? तो ये सब अपना समझने का चीज नहीं, तब ध्यान रखने की चीज है। अब आगे चलते हैं, समझने वाला है यहाँ है, देखो। अच्छा, पृथ्वी पर पशु वनस्पति जगत के हास का, बहुत सारा पेड़ पौधा कट रहा है, बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, एक क्या कारण है? जनसंख्या बढ़ रहा है, आदमी बढ़ेगा तब पेड़ पौधे कमेंगे, क्या है कि नहीं? अब मान लीजिए जैसे हमारे जफर को रखिए, इनके पिताजी एगो अपना एगो अलग आवास बनाए हैं, दूगो रूम छोटा छोटा बनाए हैं, है कि नहीं? ये दो भाई हुए, तो जब दोनों बड़े होंगे अलग अलग घर बनेगी, क्या? तो अलग अलग होने का फिर अलग अलग घर बनाएंगे, तो ये भी अपना घर बनाएगा। जफर बहुत खराब लड़का है, इसको कम से कम 8 गो से कम होगा नहीं, तो 8 जगह घर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उतना पेड़ कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, ये कह रहा था एक दिन, सर जी हम वो वाला नियम नहीं लगाएंगे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे गिन लो। बताइए, कह रहा हम दो हमारे गिन लो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा रहेगा भाई। हाँ, हमारे यहाँ विद्यार्थी बढ़ेगा, हमारे यहाँ विद्यार्थी क्या होगा? बढ़ेगा, बहुत सारा विद्यार्थी रहेगा। आइए किताब क्यों, सुनिए सुनिए। तब पृथ्वी पर पशु, सुनिए ना भाई, पृथ्वी पर पशु और वनस्पति इसके कम होने के मूल कारण क्या थे? बढ़ती आबादी और प्रदूषण। किसके कारण? चलिए अच्छा, ओजोन परत का ह्रास किस कार्बनिक यौगिक द्वारा? हम लोग देखते हैं, सुने ना, ऊपर ओजोन ना जा करके छिद्र हो गया है, कहाँ? अंटार्कटिका के सामने में। एक वैज्ञानिक ने बताया जिनका नाम है चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा कि अंटार्कटिका में ऊपर में छिद्र हो गया है, तो वो किसके कारण हुआ है जानते हैं? उसका मेन कारण है एरोसोल रसायन, एरोसोल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जैसे हम लोग ना शादी विवाह में वो फैन वाला जो छिड़ते हैं ना करके, उसको क्या कहते हैं? फॉग स्प्रे जो भी होता है, तो उसमें भी गैस निकलती है। एसी फ्रिज चलती है, उसमें गैस निकलती है ना? तो ये सब जो है ना उसमें रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, साथ ही साथ एरोसोल रसायन। तो ये सब जो है ना जब जाता है वायुमंडल में तो ओजोन से अभिक्रिया करता है। तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है किसके कारण? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल रसायन। अब आगे दो क्वेश्चन और बच गए, फटाफट गिर देते हैं। अच्छा, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ये हवा इतना गंदा हो रहा है, उसका कारण क्या है? तब वाहन, पहले इतना गाड़ियां चलती थी? पहले इतना गाड़ियां नहीं चलती थी, साइकिल पैदल लोग यात्रा करते थे। एक आदमी अपने गांव का, उसका बहुत दूर वहां पर मतलब बेटी रहती है उधर में, कौन सा, दामोदरपुर में, वो पैदल चला जाता है, चला आता था। हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, हमारे अनिक लाल सर जी थे,
वो पैदल जाते थे अपना अनगार घाट और वहां से फिर पैदल आ जाते थे। गाड़ियां नहीं चलते थे, उतना गाड़ी व्यवस्था भी नहीं था। हम लोग भी, हमारा वोटर कार्ड बनवाना था उस समय, हमारी नई नई शादी भी हुई थी, तो हम लोग गए थे वहां पर। सायरंजन पैदल गए थे, पत्नी भी थी, वो भी गई थी वहां पर, मतलब सायरंजन, हाँ मैडम जी, हमारी भाभी थी, सब लोग हम लोग गए थे पैदल सायरंजन। एगो न रिक्शा वाला मिलता था, न टेम्पू वाला मिलता था, एक आध गो गाड़ी मिलता था, वही टाइम से हुआ तब हुआ, नहीं तो बस निर्मूल्य रहिए, भूखले उपास से। उधर से आए तो पैदल आए, बताइए। अभी कहीं जाना है तो कम से कम टोटो मोटो फोटो मोटरसाइकिल नहीं होता है क्या? तो कहने का अर्थ है कि पहले गाड़ियां इतनी नहीं थी, तो गाड़ी बढ़ गई, उद्योग फैक्ट्री बढ़ गया, नहीं, जिसके कारण प्रदूषण क्या हो गया है, बढ़ गया है। तब प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण क्या? वायु प्रदूषण। तब वाहन और उद्योग से निकलने वाले धुएं से हो रही है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, द एंड हो गई। अब आगे हैं कोहरा और धुआं। कोहरा और माने कई कुहासा, ठंडा के दिन में ना पनिया गिरती है, देखा होगा, पूरा एकदम अंधेरा रहता है, तो उसमें धुआं मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? धूम कोहरा। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही, ठीक है। कल मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगता है, तो प्यारा सा एक हंसता हुआ इमोजी एक कमेंट में लिखेंगे, ए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो हमारे लिए एक प्यारा सा शेयर करें। साथ ही साथ समझ रहे हैं ना, वीडियो को ध्यान से सुन देखिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई सा है कोई इमोजी प्यारा सा भेजिए।